हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मैं आप सबको शिव नारायण एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और पॉलिटी में हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड रखेंगे, एम लक्ष्मीकांत रखेंगे, महेश्वर नमाल रखेंगे। इन सब का एक निचोड़ मैं यहाँ पे समरी लिखा हूँ। और आज हम लोग फर्स्ट डे है तो फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसे जानना बहुत आवश्यक है। हमें पूरा संविधान जानकारी हो या ना हो, फंडामेंटल राइट का जानकारी होना बहुत आवश्यक है, एक देश के नागरिक होने के नाते और एक सचेत नागरिक होने के नाते। क्योंकि आप देखते होंगे कि वकीलों को प्रशासन अरेस्ट जल्द नहीं कर पाती है और एक साधारण व्यक्ति को छोटी सी गलती पर अरेस्ट कर लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रशासन भी जानती है कि वकील जो है वो फंडामेंटल राइट जानता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा जानकार है। इसीलिए हमें फंडामेंटल राइट अवश्य जानना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से हमें जानकारी हो या ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 22 है। आर्टिकल आप ओरिजिनल रूप से देखें तो 395 है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, ये पार्ट 3 में है और इसका आर्टिकल है 12 to 35। बहुत सारे कंपटीशन में क्या करता है कि ये पूछ देता है कि फंडामेंटल राइट्स कितने आर्टिकल में है। तो क्या करना है कि आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 35 to 12 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो आएगा उसमें आप 1 प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि 12 भी है 35 भी है। आप ऐड काउंटिंग करके देखें 12 to 35, तो जितना आएगा आप उसे ज़रूर याद रखें। हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया हमारे संविधान सभा द्वारा, तो उस समय दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन एट प्रेजेंट आप वर्तमान में देखें तो हमारे पास जो क्या है 6 फंडामेंटल राइट हैं। इसका मतलब हुआ कि एक फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो फंडामेंटल राइट 7th हटाया गया है वो 44th अमेंडमेंट 1978 में हटाया गया है। और उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी केंद्र में, और उन्होंने ही हटाया, क्योंकि फंडामेंटल राइट का या कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट करने का अधिकार होता है तो वो होता है संसद को। तो केंद्र सरकार ने 44 अमेंडमेंट 1978 में जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दी और उसे क्योंकि संविधान जो हमारा संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में था, उसे हटाकर वर्तमान में पार्ट 12 का आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया है। अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट ये तो हम समझ गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा, लेकिन हम समझते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स आए कहाँ से। कुछ इसे भी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम इसे समझ लेते हैं। ये तो पॉलिटी का चीज़ हुआ, इसे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग समझते हैं। आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है हमारे, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है। आप जानें, 1215 में इंग्लैंड में एक राजा थे, उनका नाम था किंग जॉन। उनका नाम क्या था? किंग जॉन। उस समय क्या हुआ कि राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र में पब्लिक प्रजा होती है, लोकतंत्र में क्या होता है? पब्लिक नागरिक होती है। दोनों में बहुत अंतर है। नागरिक क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने में, संविधान बनाने में भाग लेती है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजा जो हुक्म कर दिया, जो उसका निर्देश दे दिया, चाहे वो पब्लिक के लिए वेलफेयर हो, अच्छा हो या नहीं हो, राज्य के लिए अच्छा हो या नहीं हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं होता। प्रजा सिर्फ राजा का आदेशों का पालन करती है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो राजतंत्र में उस समय राजतंत्र था इंग्लैंड में। तो क्या हुआ दोस्तों कि उस समय राजा किंग जॉन थे, तो उन्होंने क्योंकि आप राजतंत्र जानते हैं या लोकतंत्र जानते हैं,
अर्थव्यवस्था हर देश का चलने के लिए आवश्यक होते हैं, चाहे राजतंत्र में राजा का शासन, एक राज क्षेत्र हो, लोकतंत्र में एक देश हो। तो उस समय क्या हुआ कि किंग जॉन के द्वारा जो वहाँ का अमीर लोग थे उन पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया गया, लगा दिया गया। तो वो लोग बहुत राजा से क्या हो गए, एक प्रकार से विद्रोह करने लगे। तो राजा ने पहली बार उनको कुछ अधिकार दिए। तो जब दुनिया में पहला बार दिया गया तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए आप देखते होंगे कि दुनिया में आज कोई भी अधिकार किसी भी देश में मिलता है तो उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार जो भी मिलता है उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये भी एक दुनिया में परिवर्तन होता है, चाहे छोटी सी भी परिवर्तन क्यों ना हो, ये अपने आप में उस समय के अनुसार देखें तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हमारे संविधान का पार्ट 3 को इसका मतलब मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये एक जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, ये एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, अधिकार है तो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है। आप थोड़ा सा इसे समझें। आप समझ सकते हैं कि आपका जो अधिकार मिला, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको दिया है, वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंतर्गत है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्यों होता है? आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। चाइना में आप कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया में आप सवाल पूछ सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार बॉर्डर पर क्या कर रही है, सरकार अगर ये पैसा दी तो किसको दी, कितना दी, इन सभी सवालों का जवाब आप सरकार से मांग सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में है। आप चाइना में ऐसा नहीं कर सकते हैं। सोशल डेमोक्रेसी होती है और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होता है, इकोनॉमिक से बेस सोशल डेमोक्रेसी होती है। तो हम आज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आज हम सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जैसा बताया हमने 12 से 35 तक हमारा जो आर्टिकल है उसमें मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार को उसमें हम लोग मूल रूप से 6 पार्ट में बांट देते हैं। कितने पार्ट बांट देते हैं? 6 पार्ट में। पहला जो पार्ट हमारा आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार है। समता का अधिकार में आप जैसे समता का अधिकार इसमें 14 से 18 में समता का अधिकार है। जैसे आर्टिकल अगर 14 आप देखें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 14 है। 15 आपको धर्म जाति मूलवंश के आधार पर आपको विभेद नहीं किया जा सकता है। 16 में है आपका अवसर की समानता। 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया। 18 में जो आपका है, 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है। तो आप इन सब चीज़ को देखें तो समता का अधिकार कैसे डिफाइन होता है, कैसे आप कहेंगे कि ये समता का अधिकार है? क्योंकि देखें आर्टिकल 14 जो आपको बताएगा और डिटेल थोड़ा सा एक छोटी छोटी सी चीज़ बताते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बाद जो इस चार्ट के बाद जो हमारा जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पूरे डिटेल से इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन छोटी छोटी इसमें जान लेते हैं कि समता का अधिकार इससे क्यों कहते हैं। क्योंकि देखिए 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब हो गया कि नागरिक हैं वो संविधान के समक्ष सभी बराबर हैं। तो बराबर होने का मतलब समान, इक्वल हो गया, तो समता का अधिकार हो गया। 15 में भी आपको धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो भी समान हुआ। आर्टिकल जो आपको 17 है वो अनटचेबिलिटी जो हमारे देश में है उसको अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी समानता हुआ। आर्टिकल 18 में है किसी कोई राजा रजवाड़ा या महाराजा धीराज की उपाधि नहीं ग्रहण करेगा जैसा कि पहले होता था। तो वो क्या हो, इसका मतलब हुआ कि ये समता का अधिकार पूर्ण रूप से ये क्या दिखलाते हैं। आर्टिकल 14 to 18 जो हैं 5th हुए, 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 जो अनुच्छेद हुए, आर्टिकल हुए, वो क्या दिखलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति से बड़ा या छोटा नहीं है संविधान के समक्ष। इसीलिए हम इसको क्या बोले, समता का अधिकार। इसे क्या हमने बोला, इसे हम बोला समता का अधिकार। फिर हम चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्र हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 to 22 है। अब आप इसमें देखिए कि स्वतंत्रता का अधिकार में क्या होगा। जैसे 19 में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। फिर आपको प्रशासन अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट का, ये सब आपको अधिकार है।
आप एक बार से बेसी, जैसे किसी भी अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा आपको दंड नहीं दिया जा सकता है। ये क्या स्वतंत्रता है? ऐसा नहीं। जैसे सपोज मान लेते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं, छोड़िए इसे और डिटेल से करेंगे तो फिर हम समझेंगे। फिर उसके बाद जो आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24, आप देखें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24। शोषण मतलब होता है एक व्यक्ति, एक विशेष समूह, एक पावरफुल व्यक्ति आप कह सकते हैं, जो समाज में अपना वर्चस्व रखते हैं, उनके द्वारा छोटे व्यक्तियों को शोषित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, जैसे क्या होता है, आप एक बड़ा तालाब का एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे बड़ी मछलियाँ हमेशा छोटी मछलियाँ के खा जाती है। पर अगर डेमोक्रेसी में ऐसा होगा, बड़ा आदमी छोटा व्यक्ति को दबा देगा, तो वो फिर लोकतंत्र क्या होगा? डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जब हम बात कर रहे हैं, फिर डेमोक्रेसी रहा कहाँ? डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा मतलब होता है छोटे व्यक्ति और बड़े व्यक्ति भी रह सकते हैं बिना भेदभाव के। तो यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जैसे छोटे व्यक्ति को, बालक है 23 में है आपको, 24 में आपका है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कोई आपको शोषित नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कर सकता है तो आपको संविधान अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी बात है आपको, चौथी जो है आर्टिकल 25 to 28, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आपकी जो धर्म के अनुसार जो प्रथा हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। संविधान आपको पूर्ण रूप से आज़ादी देता है इस बात का कि आप कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे आप धार्मिक मंदिर बना सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं धार्मिक संस्थाओं का, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में दिया गया है। जैसे आप देखें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अनुसार ये हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पर चाइना का भी एग्जाम्पल है, तो चाइना में ऐसा नहीं है, आप धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। पर यहाँ डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आपको। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, ये मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए है कि आप अपनी संस्कृति, शिक्षा जो है उसका संरक्षण कर सकते हैं संस्थाओं के द्वारा। तो आपको अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं कि आपका ग्रुप छोटा है, आपके कल्चर छोटे हैं, क्योंकि आपके ग्रुप लोग कम हैं तो आप, जाहिर सी बात है कि उसका प्रचार प्रसार करने वाले बहुत कम होंगे। तो कोई बड़े जो संस्कृति के हैं उसका प्रभुत्व आपके ऊपर न रहे, इसके लिए संविधान आपको संरक्षण देता है कि नहीं, आप इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है। फिर उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मतलब कह सकते हैं कि ये मूल अधिकार का क्या है ना, कोहिनूर जिसको आप कह सकते हैं, मूल अधिकार का संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। ये बाबा साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो क्यों कहा? कुछ तो कारण रहा होगा। इतने बड़े संविधानविद, शिक्षाविद, समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? हमारा संविधान की आत्मा है। जैसे आत्मा का आप समझें तो एक बॉडी का जब तक शरीर में आत्मा है तब तक आप जीवित हैं, उसके बाद अगर उसे आप निकाल दें तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो मृत पड़ गया। ठीक उसी प्रकार आपके इतने सारे अधिकार दिए हुए हैं, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। लेकिन आपको उसे, अगर कोई शोषित करता है, कोई उसको छीनता है, तो आप कहाँ जाएंगे? इसकी बात सोचे थे। इसका आपको संरक्षण आर्टिकल 32 अपने आप में एक अधिकार है, और इन सभी अधिकारों पर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है। आपके इसके थ्रू आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आप आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा इसके थ्रू सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके थ्रू 226 के थ्रू सीधा आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब आपका अधिकार यदि हनन होता है तो आप 32 और 226 के अनुसार सीधा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट क्रमशः जा सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा समझे, फंडामेंटल राइट। लेकिन आप देखें कि दुनिया में तरह तरह के अधिकार हैं। आज के 21वीं शताब्दी में आप सुनते होंगे मानव अधिकार, हम आप लोग को पढ़ाएं मूल अधिकार,
फिर संवैधानिक अधिकार हैं, फिर हैं विधिक एवं कानूनिक अधिकार। तो अधिकार तो बहुत सारे हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के हमें अधिकार हैं वो आखिर क्या हैं। मानव अधिकार क्या है? आप देखते हैं दुनिया में कहीं भी कुछ होते हैं तो यूएन एक बहुत बड़ी जो संस्था है वो इस पर एक्शन लेती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन होते हैं, मानव अधिकार आते हैं, कहते हैं मानव अधिकार का हनन हो रहा है। तो मानव अधिकार क्या है थोड़ा सा समझे। वे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते आवश्यक है। जैसे आपको मानव होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि मानव श्रेष्ठ प्राणी है, तो उसके नाते होने के नाते आपको कुछ अधिकार दिए हुए हैं। कुछ अधिकार हैं जीवित रहने के लिए, कुछ करने के लिए, तो मानव अधिकार के अंतर्गत वो चीज़ होगा। फिर दूसरा में आप देख सकते हैं मानवीय जीवन गरिमापूर्ण जीने के लिए। ऐसा नहीं कि आपसे आज के डेट में कोई बेगारी का काम करवा सकता है, बिना पैसे कोई काम नहीं करवा सकता है। एक प्रकार का क्या है, अगर ऐसा कर रहा है तो मानवीय गरिमा का विरुद्ध है, मानवीय गरिमा का वो विरुद्ध है। मानव अधिकार हो, व्यक्ति द्वारा दावा किया जाता हो, राज्य दे या ना दे। जैसे मानव अधिकार व्यक्ति द्वारा दावा किया जाता हो, राज्य दे या न दे। डिक्टेटर में क्या होता है, डिक्टेटर में वहाँ कोई अधिकार नहीं होते, पर व्यक्ति तो दावा करता है ना कि हमें ये अधिकार होने चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, भले वहाँ का राज्य जो है दे या दे न, सरकार दे या न दे। फिर उसके बाद है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जैसा कि आप लोग देखें कि हम बता चुके इतना, राज्य द्वारा नागरिकों को व्यक्तियों के अधिकार होते हैं, राज्य द्वारा नागरिकों एवं व्यक्तियों के प्रदान अधिकार। मौलिक अधिकार में दो चीज़ होते हैं, आगे हम लोग डिटेल चलेंगे। तो एक नागरिकों के अधिकार होते हैं, एक व्यक्ति, हर नागरिक व्यक्ति है पर हर व्यक्ति नागरिक नहीं होता है। तो ये अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग होता है। यहाँ के लिए हमारे अधिकार कुछ अलग होते हैं, जो आपको पार्ट 3 में आर्टिकल 25 to 12 to 35 है। जुडिशियल प्रोटेक्शन, जुडिशियल प्रोटेक्शन मौलिक अधिकार में क्या होते हैं, जुडिशियल प्रोटेक्शन है। इसका मतलब हो गया कि आपका फंडामेंटल राइट को छीन रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब जुडिशियल प्रोटेक्शन मतलब न्यायिक संरक्षण, न्याय के द्वारा आपको संरक्षण प्रदान किया गया है कि कोई भी आपका फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकता है। फिर आप देखें संवैधानिक अधिकार, भाग 3 के बाहर जो वाले अधिकार हैं वो एक संवैधानिक अधिकार है। जैसे आप देखें तो आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार था, लेकिन अब उसे 44th अमेंडमेंट 1978 को तहत हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट से। अब वो क्या है, संवैधानिक अधिकार है, जो आर्टिकल 300A में है संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 301 में है अंतर्राज्यीय व्यापार का अधिकार। एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई रोक टोक को, कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको सरकार बैन नहीं कर सकती है, नहीं कि मेरे राज्य में आप ये व्यापार नहीं कर सकते हैं, बशर्ते वो जो व्यापार हो वो कानून के अनुसार सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कहेगा कि अफीम का हम व्यापार करें तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अफीम जो है संविधान नशा वाला पदार्थ है ना, तो वो संविधान के विरुद्ध है। तो ये चीज़ होगा। आर्टिकल 326 मतदान का अधिकार, फंडामेंटल राइट में तो आप कभी नहीं देखते हैं कि आपको मत देने का अधिकार है, लेकिन आपको राइट दिया हुआ है कि आप वोट कर सकते हैं। 326 जो अब पढ़ाएंगे आपको चुनाव आयोग, तो उसमें हम बताएंगे कि 326 के अनुसार आपको जो है मत देने का अधिकार है। जो भी नागरिक भारत का हो, 18 साल से ऊपर हो गया है, वो आप मतदान कर सकता है। पहले जब फंडामेंटल जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें तो ये 21 ईयर्स था, लेकिन 61th अमेंडमेंट 1989 के तहत इसे कम कर दिया गया, मतलब 18 साल पर आप मतदान कर सकते हैं। तो मत का अधिकार आपका क्या, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। फिर आप देख सकते हैं विधिक अधिकार। विधिक अधिकार में क्या होता है, संसद विधानमंडल के कानून द्वारा दिया गया अधिकार। अब विधिक अधिकार जैसे आप समझें कि कहीं कहीं क्या होता है, ट्राइब्स के लिए उस स्टेट कुछ अलग कुछ बना के रखती है उनके लिए अधिकार। संसद और विधानमंडल, संसद भी कानून बनाती है और विधानमंडल भी कानून बनाती है, तो उनके द्वारा भी जो हमें अधिकार मिलते हैं
वो विधिक एवं कानूनी अधिकार होते हैं। मातृत्व का अवकाश का अधिकार महिलाओं को दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 महिलाओं को सीट रिजर्व किया गया है। वो क्या है? एक विधिक एवं कानूनी का अधिकार है कि महिलाएं हमारे समाज में बहुत वर्षों से पीछे रह गई हैं, तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हम क्या है, विधिक एवं कानूनी अधिकार दिए गए हैं। क्या है, विधानमंडल के द्वारा ही तो महिलाओं को 1/3 दिया गया। क्यों? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, राज्य का विषय है और राज्य इस पर विधानमंडल कानून बनाती है, 1/3 देती है। तो इन सब बातों को आज हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ें, उसके बाद और एक क्लास आएगी जो पूर्ण रूप से डिटेल से हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। तो आज इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।